फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस वे में। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास में हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था संगम काल के बारे में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल जिसकी समयावधि है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल से जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे हम कि कौन कौन से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं अपना आज का वीडियो अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ऐसा जो व्यक्ति थे वो थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गुप्त शासक की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो जो गुप्त शासन था या गुप्त काल था उस समय जो सरकारी भाषा थी या प्रचलित जो भाषा थी वो संस्कृत थी। जितने भी रचनाएं हुई उस दौरान, जितने भी लेखकों ने जितनी भी अपनी कृतियां लिखी वो सब संस्कृत भाषा में थी और उस समय की जो आम बोलचाल की भाषा थी वो भी संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी वजहों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो ये कहकर पुकारा है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो गुप्त वंश का वह राजा था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त जो राजवंश था वो अपनी कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता जो चित्रकारी है उसकी विषय वस्तु है बौद्ध धर्म से संबंधित। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो उत्तर जो गुप्त युग है उसमें नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख से संबंधित एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, सती प्रथा का सर्वप्रथम कहाँ से अभिलेख मिलता है? सती प्रथा के संबंध में जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये एरन अभिलेख से ही मिलती है जो कि भानुगुप्त द्वारा लिखवाया गया था। फाहन किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहन जो आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हीं को जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय बोलो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलो, इन्हीं के शासनकाल में फाहन भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, फाहन कहाँ का निवासी था? तो जो फाहन था वो चीन का निवासी था। सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो जो प्रवरसेन द्वितीय है वो बाक्टक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोपम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख है, इसमें शक्रोपम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर जो होगा वो है बोधगया। बोधगया में जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन हैं उन्होंने बुद्ध जी का एक मंदिर बनवाया था और उसके लिए जो जमीन थी वो उन्होंने समुद्रगुप्त से मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो जो मंदिर निर्माण की जो कला है उसका प्रचलन सर्वप्रथम गुप्त काल में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी, यानी कि शकों का जब उन्होंने हरा दिया उसके पश्चात उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में विष्णु देवता की पूजा की जाती है। गुप्त काल में विष्णु को माना जाता था और लोग उनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी
किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद एक तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, दूसरा उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मेहरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका जो निर्माण है वो चतुर्थ सदी यानी चौथी जो शताब्दी है उसमें हुआ। फाहन और हेनसांग ने के राज्यों को देखा, डॉट 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 है यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। जो फाहन और हेनसांग आए थे, फाहन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवंतरी थे। तो जो धनवंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली है वो राजतंत्रात्मक थी, राजतंत्र यहाँ पर चलता था। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर देखने को मिलता है वो हमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ जो झांसी के पास है। यहाँ पर जो गुप्त स्थापत्य कला थी उसमें ईंटों से मंदिर बनाए जाते थे और जो देवगढ़ है वहाँ का जो दशावतार मंदिर है वो इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देखने को हमें मिलता है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो गुफा नंबर 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक दरबार से। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत का प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो कि 319 ईस्वी में प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो जब इनका राज्यरोहण हुआ यानी कि इनका राज्याभिषेक हुआ तो उस समय इन्होंने एक नई संवत का प्रचलन किया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये थे समुद्रगुप्त के कवि। हरिसेन किसके कवि थे, किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन और इन्होंने जो लिखा वो लिखा प्रयाग प्रशस्ति। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसे कला एवं साहित्य इसे क्लासिकल युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इस समय बहुत सारी रचनाएं हुई और ज़्यादातर जो रचनाएं हुई वो संस्कृत में हुई और इस कारण इसे क्लासिकल युग कहा जाता है क्योंकि इस समय एक प्रचुर मात्रा में इतिहास लिखा गया और जो गुप्त काल थे और प्राचीन और उनसे भी प्राचीन राजा वगैरह थे उनके बारे में एक भरपूर मात्रा में इतिहास को लिखने का कार्य किया गया, इसलिए इसे क्लासिकल युग कहा जाता है। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ का जो धम्मेक स्तूप है उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, जो सोने की मुद्रा थी उसे दीनार बोलते थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव कालिदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो गुप्त युग में जो भू राजस्व था वो उपज का 6वां भाग लिया जाता था यानी कि 1/6 भाग उसका लिया जाता था टैक्स के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन था वो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये है चंद्र, यानी कि इस पे एक चंद्र नामक राजा का वर्णन है जो माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो इसका जो नायक है वो है अग्निमित्र और इसकी जो नायिका है वो मालविका है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं वो प्रयाग यानी कि प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो जो गुप्त काल है उसमें स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी हमें देखने को मिलती है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ?
तो जो गुप्त काल था वो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, ऐसा माना जाता है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती हैं? तो जैसी अजंता में गुफाएं हैं ऐसी ही गुफाएं हैं और कहाँ देखने को मिलती हैं? तो ये है बाघ या धार, जो कि मध्य प्रदेश में है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो जो गुप्त वंश है उसने 319 से 500 ईसा पूर्व की अवधि में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की जो प्रथा थी वो गुप्त काल में आरंभ हुई। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं वो गुप्त काल में जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय जो ग्रंथ था वो था अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला अभिलेख हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एरण अभिलेख, जो कि भानुगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो बयाना, भरतपुर, राजस्थान से इन्हें देखने को मिलता है। इनका सर्वाधिक जो सर्वाधिक प्राप्ति होती है वो बयाना, भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो जो कुमार गुप्त है इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था? तो जो ताम्रलिपि पतन है वहां से इसका संचालन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो जो गुप्त शासक थे उनके द्वारा चांदी के जो सिक्के जारी किए उन्हें रूपक के नाम से जाना जाता था। सोने के सिक्कों को दीनार और चांदी के सिक्कों को रूपक के नाम से जानते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो जो था वो उज्जैन था। उज्जैन में विद्या, कला व साहित्य के केंद्र के रूप में स्थापित था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की जो गिनती है वो विश्व की 100 सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियों में गिनी जाती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो गुप्त युग में ही दशमलव प्रणाली की आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो ये जो करवाया है समुद्रगुप्त ने। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये थे आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। तो जो नवनीतकम है वो चिकित्सा से संबंधित पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबा का जो सिक्का है वो रामगुप्त ने जारी किया था। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो ये की थी समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, सर्व राजा छेदता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? तो ये की थी समुद्रगुप्त ने। इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी B.A. स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा उसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी और दूसरी बार उसकी मरम्मत किसने करवाई? तो पहली बार रुद्रदामन ने करवाई थी जो शक शासक था। नेक्स्ट दोबारा जो करवाई वो करवाई थी स्कंद गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, मिहिर कुल का संबंध था। तो जो मिहिर कुल थे वो हूण वंश से संबंधित थे। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो कन्नौज को जो सर्वप्रथम महत्ता प्रदान की थी वो मौखरी राजाओं ने की थी, मौखरी वंश के जो शासक थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी उंग रोधकता के कारण। उंग रोधकता बोलो या जंग रोधकता बोलो, यानी कि जो लोहे स्तंभ है उसमें आज भी जंग नहीं लगी है, जिस कारण यह वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल है और रिसर्च का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता है की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, दूसरा गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध होता है? तो ये देखने को मिलता है हमें बाघ की गुफाओं में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है।
पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है? तो ये जो पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत है वो उत्तर बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये थे समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 90+ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गुप्त काल से संबंधित थे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारी